हेलो एवरीवन। अब हम जा रहे हैं नाइलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 81 से 100 तक करने। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 81 क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, लेट ए बी सी डी बी n क्रॉस n मैट्रिसेस ईच विथ नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट। इफ़ ए बी सी डी इक्वल्स टू 1 देन बी इनवर्स इज़। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास चार मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी, ठीक है, और ये चारों मैट्रिसेस क्या हैं, n क्रॉस n की हैं, ठीक, और इनका नॉन डिटर्मिनेंट एक पॉइंट ये हो गया, इनका दिया गया है, और क्या इसमें दिया गया है कि इसका नॉन डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट्स हैं। मतलब इन चारों मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है, ठीक है। और क्या दिया गया है, कंडीशन दी गई है कि इफ़ ए बी सी डी इन चारों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है कि बी इनवर्स पूछा गया है, बी इनवर्स क्या होगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस हैं ए डी इनवर्स, सी इनवर्स, ए इनवर्स, ऑप्शन बी सी डी ए, ऑप्शन सी ए डी सी, ऑप्शन डी डज नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट। अच्छा, तो अब करेंगे कैसे इसको, देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, 1 जहाँ लिखा रहता है वहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ वही मैं यहाँ पे आई लिखा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने कैसे कर रहा हूँ मैं, देखिए ए बी सी डी जहाँ पे 1 है वहाँ पे मैं आई लिख लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पे 1 है मैंने वहाँ पे क्या किया, आई लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बी इनवर्स, मुझे चाहिए लेफ्ट साइड में बी इनवर्स। तो करेंगे क्या कि हम करेंगे इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ठीक है। और याद रखिएगा लेफ्ट साइड करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड इधर भी करेंगे और लेफ्ट साइड इधर भी करेंगे ए इनवर्स से, ठीक है। ए इनवर्स ए बी सी डी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स आई ए, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हटा देंगे, अब क्या मुझे मिल जाएगा, बी सी डी, यहाँ 1 हो जाएगा तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ए इनवर्स लिख लिया मैं यहाँ पे, और आई की वैल्यू क्या होती है, 1 से मल्टीप्लाई ए का वैल्यू ए आ जाएगा, छोड़ देंगे उसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, बी इनवर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं बी इनवर्स से क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, बी और बी इनवर्स वैनिश हो जाएगा, ठीक है। बी और बी इनवर्स क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, इससे अभी बी इनवर्स से नहीं करेंगे, करते क्या हैं, हम राइट साइड से डी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी डी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स डी इनवर्स। अब देखिए, अब क्या है, अब देखिए क्या है, ये भी वैनिश हो जाएगा, डी इनवर्स वैनिश होके 1 हो जाएगा। हाँ, अब मेरे पास क्या आ गया, बी सी इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। अब यहाँ से मुझे सी को हटाना है, अब मैं क्या करूँगा, सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सी इनवर्स बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड करूँगा, ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स, ठीक है, आ गया। अब ये वैनिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स और सी इनवर्स, ठीक है। अब देखिए
बी की वैल्यू क्या आई है, बी इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स, ठीक है। मुझे क्या वैल्यू चाहिए, बी इनवर्स। मैं दोनों तरफ अब इनवर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है। बी इनवर्स ब्रैकेट बी इनवर्स, ठीक है, बी इनवर्स ब्रैकेट ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स होल इनवर्स। अब ये क्या होगा, अब इससे क्या होगा, एक थ्योरम होता है ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स, ये एक थ्योरम होता है। इसकी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो बी इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से ए इनवर्स होकर ये बी पहले आ जाएगा इनवर्स और ए इधर चला जाएगा, जैसे बी यहाँ पे है और ए इसके साइड है तो ये भी पलट जाएंगे और जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, अपोजिट से रेसिप्रोकल की वैल्यू में चेंज हो जाएगी इस इनवर्स की वजह से, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी ए, ठीक है, सी डी ए। आपका आंसर क्या आएगा, आपका ऑप्शन क्या आएगा बताइए, ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका होगा आंसर, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 82। ओके क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, क्वेश्चन नंबर 82, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ ए डेटा किसे कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिंटेक्स, यस, सिंटेक्स को क्या बोलते हैं, एक तरीके प्रोग्रामिंग करने का जो स्ट्रक्चर होता है, हाँ, कि किस तरीके से हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उनको किस वे में हम लोग लिखेंगे, किस तरीके के स्ट्रक्चर में उसे लिखेंगे, किस तरीके के फॉर्मेट में उसे लिखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर या फॉर्मेट, हम लोग क्या कहते हैं, सिंटेक्स। और क्या है स्ट्रक्ट क्या होता है, स्ट्रक्ट तो सी लैंग्वेज में क्या है, कीवर्ड है, कीवर्ड है स्ट्रक्ट, ठीक है। और सिमेंटिक्स किसे बोलते हैं, सिमेंटिक लैंग्वेज की मीनिंग को कहते हैं, जो लैंग्वेज लिखी गई है, जो भी लैंग्वेज लिखी गई है वो सही उससे कोई मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, उसके बारे में बात करती है सिमेंटिक, ठीक है, सिमेंटिक, ठीक है। अच्छा, और फोर्थ क्या है, नन ऑफ अबव। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ ए डेटा किसे कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन है ए, सिंटेक्स, ठीक है। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, क्वेश्चन नंबर 83, अ नॉन पाइपलाइन सिस्टम, एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम है, टेक्स 50 नैनोसेकेंड टू प्रोसेस अ टास्क। एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम है जो कि 50 नैनोसेकेंड लेता है एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक्स 50 नैनोसेकेंड टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। अच्छा, यानी कि एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम है जो कितना सेकंड ले रहा है, 50 नैनोसेकंड, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेम टास्क कैन बी प्रोसेस्ड इन, सेम टास्क उसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, सेम टास्क कैन बी प्रोसेस्ड इन अ 6 सेगमेंट पाइपलाइन। अब यहाँ पे पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है विद अ क्लॉक साइकिल ऑफ 10 नैनोसेकंड। अच्छा, एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम, एक पाइपलाइन सिस्टम है, हाँ, विथ 6 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स हैं, एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम है जिसमें कितने सेगमेंट्स हैं, 6, ठीक है। वो इसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितना सेकंड ले रही है, 10 नैनोसेकंड। टेक्स 10 नैनोसेकंड्स टू कंप्लीट सेम टास्क,
ठीक है, सेम टास्क। अब क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द स्पीड रेशियो ऑफ पाइपलाइन फॉर 100 टास्क। हमें पूछा जा रहा है कि इसका स्पीड अप रेशियो, स्पीड अप रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है, किसना, स्पीड अप रेशियो ऑफ द 100 टास्क, ठीक है। स्पीड अप रेशियो, दोनों के बीच का जो स्पीड अप रेशियो है वो पूछा जा रहा है हमें 100 टास्क के लिए, ठीक है। हमें एक प्रोसेस का पता है, हमें 6 सेगमेंट के लिए पता है, ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, स्पीड अप रेशियो ऊपर ले लेंगे, क्या, नॉन पाइपलाइन सिस्टम कितना समय लेगा 100 टास्क को कंप्लीट करने के लिए। 100 टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लेगा बताइए, 50 नैनो सेकेंड। जब 50 नैनो सेकेंड एक प्रोसेस के लिए ले रहा है तो 100 के लिए कितना लेगा, 100 के लिए कितना लेगा, 100 × 50 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, जो हमारा 6 सेगमेंट का पाइपलाइन सिस्टम है उसके टाइम से, ठीक है। अब कैसे करूंगा उसे, उसका एक फार्मूला है, उसका फार्मूला क्या है, k प्लस n-1 अपॉन TP क्या है, TP यहाँ पे है हमारा पाइपलाइन में जो सेगमेंट 6 सेगमेंट में जो जितने भी सेगमेंट्स के बने हैं उसमें जो टाइम लग रहा है किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए वो यहाँ पे TP से दिखाया जा रहा है, टाइम फॉर पाइपलाइन विथ पाइपलाइन, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है, 10 नैनो सेकेंड लग रहा है। K का मतलब यहाँ पे क्या है, K का मतलब यहाँ पे है सेगमेंट्स, ठीक है, K का मतलब यहाँ पे है सेगमेंट्स, ठीक है। N का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। K का मतलब यहाँ पे क्या है, K का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ प्रोसेस। TP का क्या मतलब है, TP का मतलब है यहाँ पे टाइम विथ पाइपलाइन, और K का मतलब क्या है, K का मतलब यहाँ पे है सेगमेंट्स, ओके, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। चलिए अभी से भी करते हैं हम लोग क्वेश्चन पूरा, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 50 नैनो सेकेंड्स अपॉन कितने सेगमेंट्स दिए गए हैं, 6 सेगमेंट दिए गए हैं, प्रोसेस कितने हैं 100 और माइनस करना है 1, ठीक है। कितना टाइम ले रहा है 10 नैनो सेकेंड, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है 10 नैनो सेकेंड। यहाँ पे कितना ले रहा था 50 नैनो सेकेंड, तो नैनो सेकेंड से नैनो सेकेंड हट जाएंगे, रेशियो बताना है हमें, ठीक है। आगे क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 105 और ये कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 105 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर लिए, 5 आ गया, ठीक है। इससे इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 20 आ गया, यहाँ कितना हो गया 21, इसे कर लिया, क्या इतना कितना आएगा 100 अपॉन 21। अब इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं, डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, डिवाइड करूँगा तो आएगा 4 पॉइंट आप ऐसे कर लीजिए, हाँ 100 अपॉन 21 96 84 4 16.076 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 4.76 रेशियो में आएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा आपका आंसर, ऑप्शन बी होगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पे, ठीक है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, गिवन 2 DFAs M1 एंड M2 दे आर इक्विवेलेंट इफ। हमारे पास 2 DFA हैं, एक है M1, एक है मशीन M1 और एक है मशीन M2, ठीक है। और पूछा क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट है इफ़, हमें पूछा गया इफ़ ये दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे, ये मशीन और ये मशीन, एक M1 मशीन है और एक M2 मशीन है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों मशीन एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब होंगी, ठीक है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब होंगी। अच्छा, तो कैसे होंगी, हमारा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है M1 एंड M2 हैज़ सेम नंबर ऑफ स्टेट्स। अगर हमारे पास कोई DFA है, हमारे पास कोई मशीन है, अगर उसमें सेम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें। क्यों हो सकता है वो डिफरेंट लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। दूसरा क्या है, M1 एंड M2 एक्सेप्ट सेम लैंग्वेज, यस, M1 और M2 दोनों सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। सेम लैंग्वेज कहने का क्या मतलब कि अगर कोई लैंग्वेज है L1 और कोई लैंग्वेज है L2, ठीक है,
एक में है ए बी ए बी बी ए, ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में कुछ उसके स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, और ये एक्सेप्ट करता है M1, ठीक है। तो इक्विवेलेंट होने के लिए ए बी ए ये भी इस लैंग्वेज को भी ये एक्सेप्ट करे और इस लैंग्वेज को ये भी एक्सेप्ट करे, इस लैंग्वेज को ये भी करे और ये भी करे। अगर ऐसा होगा, दोनों लैंग्वेज को दोनों मशीन एक्सेप्ट करेंगी, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अदरवाइज मान लीजिए अगर एक भी स्ट्रिंग इसमें मैच नहीं करती है, हाँ, ये तीनों खाती है और ये मैच नहीं करती है, तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हैं, ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है अगर ये मैच कर रही है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये इसे रिजेक्ट कर देगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली जो लैंग्वेज है ये दोनों मशीन एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। सेम सेट ऑफ लैंग्वेज, जो जितने भी स्ट्रिंग्स उसके अंदर आ रहे हैं वो सारे स्ट्रिंग्स उसे एक्सेप्ट करना होगा, M1 को भी और M2 को भी, और L2 के भी जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उस लैंग्वेज के अंदर वो सभी M1 और M2 को एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों मशीन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। चलिए ठीक है। और जो सी ऑप्शन है M1 M2 हैज़ सेम नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स, नहीं, सेम नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स से भी कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ लो पास फिल्टर, अ लो पास फिल्टर। फिल्टर्स किस काम में आती हैं? फ्रीक्वेंसी को रिफाइन करने में, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज को रिफाइन करने में। या कि कोई फ्रीक्वेंसी है जिसको फिल्टर क्या करता है, कोई लो पास फ्रीक्वेंसी होती है, कोई हाई होती है, ठीक है। तो लो पास, हाई पास, एक्टिव पास, पैसिव फिल्टर, ये सब फिल्टर्स क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? जो कुछ फिल्टर्स होते हैं जो बड़ी फ्रीक्वेंसीज को, और कुछ फिल्टर होते हैं छोटी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक फ़िल्टर होता है लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर जो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है या ब्लॉक करता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है और लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं passes the frequency lower than the specified cutoff of the frequencies, yes, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। यूज टू रिकवर सिग्नल फ्रॉम सैम्पल्ड सिग्नल, यस, यूज़ किया जाता है, ठीक है, रिकवर करने के लिए सिग्नल्स को, ठीक है, ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। और सी क्या है? रिजेक्ट करता है, ऑफकोर्स रिजेक्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसीज को, लो फ्रीक्वेंसीज को जाने देता है, पास होने देता है, और हाई फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देता है या ब्लॉक कर देता है। तो ऑप्शन नंबर रेडी है आपका, ऑल ऑफ द अबव, ये 100% सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? क्वेश्चन नंबर 86, कंसिडर द फंक्शन f(x) is equal to sin x, okay, in the interval pi by 4, 7 pi by 4. The number and the locations of the local minima of these functions are. अच्छा, आपको दिया गया है एक फंक्शन f(x) is equal to sin x. आपको एक फंक्शन दिया गया है sin x, आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x) equal to sin x, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है वैसे? -1 to 1 ऑसिलेट करती है ना, -1 to 1, इससे ज़्यादा नहीं होती है, -1 to 1, +1 ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है। अच्छा, और इंटरवल क्या दिया गया है? आपको एक दिया गया है एक फिक्स्ड इंटरवल दिया गया है। क्या दिया गया है? π/4, 7 π/4, ठीक है, π/4, 7 π/4, एक फिक्स्ड इंटरवल दिया गया है और बोला गया है इस फिक्स्ड इंटरवल के बीच में, हमें नंबर्स ऑफ लोकल मिनिमा बताना है, ठीक है। नंबर्स ऑफ लोकल मिनिमा बताना है इस फिक्स्ड इंटरवल के बीच में, ठीक, इस फिक्स्ड इंटरवल के बीच में हमें नंबर्स ऑफ लोकल मिनिमा बताना है। अब देखिए, अब
इस तरीके से लोकल मिनिमा हम अगर आ जाता है निकालने को, तो हम f' निकालते हैं। f' निकालने के बाद उसकी वैल्यू f' की वैल्यू 0 पुट करते हैं, फिर हम sin x की में से x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इससे हमें मैक्स और मीन पॉइंट मिलता है। उसके बाद फिर डबल डैश f(x) निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद x की वैल्यू मीन मैक्स पुट करते हैं, फिर निकालते हैं। ऐसे इससे क्या होगा कि इससे बहुत प्रोसेस जो है हमारा कैलकुलेट करने का बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, लेंदी हो जाएगा। और एग्ज़ाम में इतना टाइम हमारे पास रहेगा नहीं कि हम इस प्रोसेस को, इतना लंबा प्रोसेस को हम जिसमें 6 से 7 मिनट दे दें इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसे ग्राफ मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए ग्राफ मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। ग्राफ मेथड से क्या करेंगे, मान लीजिए ये है पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट पे है π/4 हमें इस इंटरवल के बीच में ही लोकल मिनिमा को बताना है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, नंबर्स ऑफ लोकल मिनिमा पूछा गया है, नंबर्स ऑफ लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं पूछा गया है। एब्सोल्यूट मिनिमा सिर्फ एक होता है, जो सबसे कम वैल्यू होती है फंक्शन की, जो सबसे कम वैल्यू निकलती है, फंक्शन की, उसे बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमा, जो सिर्फ एक होगी। कई सारे लोकल मिनिमा एक फंक्शन में मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, π/4। अच्छा, अब अब मुझे एक बात बताइए, sin π/4 की वैल्यू क्या होती है? sin π/4 की वैल्यू π/4 की वैल्यू क्या होती है? 45 डिग्री। 45 डिग्री का क्या मतलब होता है? sin 45 डिग्री कितना था? 1/√2। 1/√2 क्या होगा? यहाँ कहीं होगा, 1 के ही आसपास कहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर ये आपका 1 है तो यहाँ कहीं होगा √1/√2 की वैल्यू, ठीक है। हम लोग बना लेते हैं इसे, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, इस इंटरवल को फिक्स कर देते हैं। 7π/4 कितना होता है? 7π/4 कितना होगा? 7π/4 7 × 180/4, 7 × 180 कितना हो जाएगा? 260/4 कितना हो जाएगा? 3 × 15 डिग्री, 350 डिग्री, ठीक है, 350 डिग्री। अच्छा, यहाँ कहीं पाया जाएगा हमारा √2, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा साइन वैल्यू, ठीक है, और ये इंक्रीज करती है ऐसे, ठीक है, इंक्रीज करती है और ये ऐसे चल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे पाई है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे π/2 है, यानी कि 90 डिग्री। साइन 90 का क्या मतलब होता है? साइन 90 का क्या मतलब होता है? साइन π/2 का क्या मतलब होता है? 1, यानी कि यहाँ 1 है, ठीक है, हम बना लेते हैं यहाँ पे 1, यहाँ वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है, यहाँ वैल्यू 1 है। अच्छा, अब देखिए, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आता है, फिर से क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू पाई, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पाई, यानी कि 180। 180 का क्या मतलब? 0, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी भी डिक्रीज़ ही कर रहा है, डिक्रीज़ करते करते अब देखिए यहाँ पर आएगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, लोएस्ट पॉइंट, हाँ, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 3π/2, 3π/2, 3π/2 कितना हो गया? 3π/2 कितना हो गया बताइए? 3 × 180/2, यानी कि 3 × 182/2, इससे काट दिया 90, यहाँ हो गया 270 डिग्री। 270 डिग्री पे क्या होता है? -1। साइन की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होती है? -1। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 270 से हम लोग क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आएगा आपका 7π/4। 7π/4 की वैल्यू क्या होती है? 315। 360 डिग्री यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ कहीं आपका आएगा, आपका 7π/4। तो इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, इतने को, ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, ये आपका बन गया ग्राफ बन गया। अब जहाँ पे वैल्यू स्ट्रिक्टली, जिस पॉइंट से वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है, वहाँ पॉइंट पे आप डॉट लगा लीजिए। देखिए कहाँ वैल्यू इस पूरे इस रिस्ट्रिक्टेड कर्व में जो π/4 से 7π/4 के बीच में
जो हमारा कर्व बना है वो कहाँ से, किस पॉइंट से जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है। देखिए एक पॉइंट ये है, यहाँ से पॉइंट स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से फिर डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से इंक्रीज कर रहा था, अब देखिए यहाँ पे डिक्रीज किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इस पॉइंट से स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इंटरवल हमारा ख़त्म हो गया। अब जहाँ से जो वैल्यू, जो पॉइंट है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कर्व को, उस पॉइंट से, उस पॉइंट को हम लोग बनाएंगे, वो पॉइंट हमारा होगा लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा ये हो गया है लोकल मिनिमा 1। ठीक है, और ये जो है ये भी हो गया हमारा लोकल मिनिमा 2। ठीक है, देखिए यहाँ से वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है और यहाँ से उसके बाद डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है, कहीं देखिए लो हुई है, नहीं हुई है, सीधे यहाँ पे जाके मैक्सिमा के पास, इस मैक्सिमम के पास जाके क्या हुई है, डिक्रीज करना स्टार्ट हुई है। ठीक है, हमें मैक्सिमम तो बताना नहीं है, हमें क्या बताना है, लोकल बताना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज यहाँ से कर रही है, तो एक लोकल मिनिमा हमारा हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ से होते हुए यहाँ पे पॉइंट रुक जाएगा, अब यहाँ से फिर जब इंक्रीज करेगा तो एक लोकल मिनिमा यहाँ हो जाएगा, यानी कि 2 लोकल मिनिमा हमको मिलते हैं। क्या, π/4 और 3π/2, π/4 3π/2। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमा यहीं पे पूछा जाए, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा हमारा होगा क्या, जहाँ पे वैल्यू सबसे कम होगी -1। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ठीक है, रिलेटिव मिनिमा क्या होगा, हमारा L1 होगा जो 1/√2 है, यानी कि हमें 2 मिनिमा मिले हैं। क्या मिनिमा मिला है, एक मिला है π/4 पे, ठीक है, और एक मिला है 3π/2 पे। ठीक है, 2 लोकल मिनिमा हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 2 पॉइंट्स मिले हैं, 2 at π/4 3π/4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका होगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये समझाने में मैंने टाइम लिया है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत आसानी से आप जल्दी से ग्राफ से देख लेंगे। ठीक है, यहीं से आप देखिए। ठीक है, अगल बगल आपको कोई भी इससे छोटा कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस पॉइंट से छोटा अगल बगल कोई दिख रहा है, सब इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज ही किया जा रहा है, इस पॉइंट तक पढ़िए तो मैक्सिमा है, तो इसे तो लेना नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। यही पॉइंट हमारा बचा जो सबसे लोएस्ट है इस सेगमेंट में। ठीक है, और उसके बाद क्या है सबसे लोएस्ट इस पूरे सेगमेंट में, कि एक मिला और एक ये मिला। ठीक है, 2 पॉइंट मिले, एक 3π/2 पे और एक π/4 पे। ठीक है, इसी तरीके से आप ये करिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 में।